नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। दोस्तों परीक्षाएं तो आपकी भी हैं, लेकिन चिंता मुझे हो रही है। परीक्षाएं आपकी हैं, टेंशन आपको हो रही है, नींद मुझे भी नहीं आ रही है। तो खैर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, आप पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ लेता हूं। तो चलिए इसी क्रम में आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करते। आज के इस वीडियो में हमने देखा है और आज के वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो है सारा आपका प्रश्न वर्ष 2016 से। और ये वो प्रश्न है जिसको आप तैयार कर लेंगे तो देखेंगे कि यही क्वेश्चन जो है आपके आगे आने वाली ईयर्स में भी रिपीट हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने से भी आपको कितना कॉन्फिडेंस आएगा आप खुद ही अभी समझ लेंगे। साथ ही साथ ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ये प्रश्न जो अभी हम डिस्कस करेंगे ये बार बार पूछे भी जाते हैं। तो आइए इन क्वेश्चंस को देखते हैं, साथ ही साथ इनको जरूर तैयार करके जाएं, इनको बिल्कुल भी मिस ना करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन भी हैं। ध्यान रखें दोस्तों, जो सॉल्यूशन मैंने दिया है अगर आपको लगे कि इसमें कुछ करेक्शन किया जा सकता है तो प्लीज़ उनको करेक्शन जरूर करें। इसके बाद इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपको लगता है कि इसमें क्वेश्चन में जो लेंथ है आपकी ज़्यादा है तो बिल्कुल ध्यान रखें कि यहाँ पे मैंने ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करी है। शब्दों की सीमा का भी ध्यान रखा है, परंतु आप इसमें थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को आप अपनी आवश्यकता अनुसार चेंज कर लीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन ले लेते हैं और पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ष 2016 के पहले वेरी शॉर्ट ना फिर क्वेश्चन से। तो चलिए क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए टीचर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। बालक के वृद्धि और विकास में शिक्षक की भूमिका क्या है। तो इस प्रश्न का अगर हमें उत्तर देना है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। इसका सॉल्यूशन भी साथ साथ है तो हम देखते चलेंगे। देखिए अभी आपको पूछा है तो रोल ऑफ टीचर क्या हो सकता है। रोल ऑफ टीचर हमारे लिए एक सोर्स ऑफ नॉलेज के रूप में काम कर सकता है। टीचर हमारे लिए एक सपोर्ट के रूप में काम करता है। टीचर हमारे लिए एक मेंटर और गाइडर काउंसलर के रूप में काम करता है। जी हाँ दोस्तों, हमें वो एक मार्गदर्शन भी देता है। शिक्षक हमें ये चीज़ें सिखाता भी है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है, अगर कोई काम कर रहे हैं उसे किस तरीके से बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो गाइड भी करता है, साथ ही साथ हमारी समस्याओं का निवारण भी करता है। निवारण करने के लिए हमें काउंसल करता है। हमारे को काउंसलिंग की मदद से हमारी चीज़ों को समझकर, हमारी समस्याओं को समझकर, हमारे व्यक्तित्व को समझकर वो हमें आवश्यक और जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं हमें आगे बढ़ने के लिए जीवन में, उन सारी चीज़ों को वो बताता है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। साथ ही साथ एक हेल्पिंग हैंड की तरह, जी हाँ दोस्तों, एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह, एक माता पिता की तरह जिस तरह हमें समर्थन मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है, एक शिक्षक जो अच्छा शिक्षक होता है वो भी हमारी एक दोस्त की तरह व्यवहार करता है, हमारी समस्याओं को समझता और उनको समझ के समाधान भी देने का प्रयास करता है। साथ ही साथ एक जो महत्वपूर्ण रोल होता है एक टीचर का वो होता है को लर्नर का। जिस प्रकार से बच्चा अध्ययन के दौरान सीखता है उसी प्रकार से एक शिक्षक शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान, टीचिंग की प्रक्रिया के दौरान वो खुद भी सीखता है कि वो किस तरह से अपने विषय में और ज़्यादा पारंगत हो। इसके लिए वो और ज़्यादा चीज़ें पढ़ता है, ट्रेनिंग लेता है, सेमिनार्स को अटेंड करता है। इसके बाद जब वो चीज़ों को पढ़ाता है, बच्चों को पढ़ाने के समय उसको अलग अलग विधियों का भी ज्ञान होता है कि कौन सी विधियाँ जो है बच्चों को पढ़ाने में ज़्यादा प्रभावी हो सकती हैं, या फिर जो चीज़ें मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ इसमें और क्या बेहतर तरीके से किया जा सकता है जिससे कि जो शिक्षण की प्रक्रिया है उसके परिणाम बेहतर निकले, जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो और अच्छे तरीके से हम प्राप्त कर सकें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिन्हें आपको यहाँ पर लिखना है। तो आप ध्यान रखें, सोर्स ऑफ नॉलेज है शिक्षक एक सपोर्ट के रूप में। आप इसमें और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, मैंने सिर्फ आपको एक यहाँ पे गाइडलाइन दिया है, तो आप इनमें अच्छे पॉइंट्स और भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन परीक्षा में बिल्कुल इस तरह से लिखना, मतलब एक 1 2 3 4 इस तरह से आपको लिखना है। ये नहीं करना है कि आपको कहीं से भी लिखना है। इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो देखिए आपको एक आंसर भी थोड़ा इफेक्टिव लगता है और एग्जामिनर को लगता है यार 5 पॉइंट तो लिख दिए, अब इसके नंबर तो बनते हैं। तो इस तरह से आपको एग्जामिनर को थोड़ा इंप्रेस करना है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में, और शुरुआत के क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह सिस्टमैटिक तरीके से आपको लिखना है। अगला प्रश्न है वहाँ पे आपसे पूछा गया है, मैं आपको ले चलता हूँ प्रश्न पे। दूसरा क्वेश्चन है एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के पक्ष बताने, यानी भाई विकास के कौन कौन से पक्ष होते हैं। तो विकास के पक्षों को भी चलते हैं। देखिए एस्पेक्ट, जो विकास के पक्ष का मतलब होता है कि विकास के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, एक तरह से आप समझे तो इसके अंदर देखिए आपका जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है कि जो बचपन में आपका संज्ञानात्मक विकास होता है उसके बारे में, साथ ही साथ संज्ञानात्मक विकास और भावात्मक विकास। तो पहला पक्ष है आपका संज्ञानात्मक और भावात्मक विकास का। उसके बाद में शारीरिक विकास के साथ में जो हमें चुनौतियां मिलती हैं, जो समस्याएं होती हैं शारीरिक विकास से या विकास से संबंधित, उनके बारे में। उसके बाद में हमारा होता है इमोशनल डेवलपमेंट। तो विकास के अंतर्गत इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि भावनात्मक पक्ष भी आता है।
इसके बाद होता है भाषा ग्रहण, जिसे हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। तो विकास की प्रक्रिया के दौरान हमारे अंदर भाषा का विकास होता है, तो ये भी एक विकास का महत्वपूर्ण घटक है, महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। इसके बाद मोरल डेवलपमेंट, जिसे हम लोग नैतिकता का विकास बोल सकते हैं या नैतिक तर्क शक्ति का विकास बोल सकते हैं। मोटर कौशल यानी कि शारीरिक गतिविधियों का विकास, यानी कि जो हम लोग आप बोल सकते हैं इसे शारीरिक विकास, आप साफ रूप से बोले तो शारीरिक विकास है। आप जिसे बोलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, तो मोटर स्किल डेवलप मतलब अपने हाथों के ऊपर अपने शरीर को किस तरह से नियंत्रित किया जाए, इसकी क्षमता हमारे अंदर आती है। किस तरह से हम अपने आँख कान इनका कोऑर्डिनेशन करके इनका समन्वय बना के किसी भी जटिल से जटिल और मेहनत भरे काम को, कठिन काम को भी कर सकते हैं। तो इनका समन्वय बनाए, इसमें नियंत्रण कर पाने की जो क्षमता है, ये विकास के एक बहुत बड़े लक्षण, बहुत बड़े एस्पेक्ट, बहुत बड़े आप बोल सकते हैं घटक के रूप में काम करता है। इसके बाद विकास के अंतर्गत ही हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी आता है, यानी कि व्यक्तित्व का विकास भी शामिल है। इसके अलावा हम जैसे जैसे हमारा विकास होता है, हमें अपनी खुद के प्रति जागरूकता बढ़ती है और हम अपने प्रति और ज़्यादा नई नई चीज़ों को समझते हैं। हमारे प्रति हमारा जो खुद का एक व्यक्तित्व होता है, उसके बारे में नई नई चीज़ों को हम जान पाते हैं, उनका विकास करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जिनको आपको लिखना है कि भावात्मक, भाषात्मक, तर्क शक्ति का विकास, फिजिकल डेवलपमेंट जिसे मोटर कौशल विकास भी बोलते हैं, व्यक्तिगत पर्सनालिटी का डेवलपमेंट, इसके बाद सेल्फ अवेयरनेस, आत्म अवधारणा। इसके बाद आप इसमें मोरल डेवलपमेंट, बहुत सारे पॉइंट्स और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ पॉइंट है 1 2 3 4 करके इनको ऐड करेंगे आप, जो भी यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3 में चलते हैं। यहाँ पूछा गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। साधारण सा प्रश्न है, इसमें कुछ ज़्यादा लिखना नहीं। आपसे पूछा शारीरिक विकास की विशेषताएं क्या, तो शारीरिक विकास की विशेषताएं आप बता सकते हैं कि भाई ये क्या है, एक सतत प्रक्रिया, मतलब शारीरिक विकास जो है आपकी लगातार ही होती रहती है बचपन से लेकर आगे तक। इसमें यह शैशव अवस्था से लेकर आपका बचपन और एक विशेष पैटर्न को फॉलो करते हैं, मतलब आप बचपन से लेकर बाल्यकाल से लेकर शैशव अवस्था से लेकर बचपन किशोरावस्था, और जब आप मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक सिस्टमैटिक तरीके से होता है और इसका एक विशेष पैटर्न होता है। मतलब ये उस पैटर्न में हर एक व्यक्ति का, हर एक जो मनुष्य है उसका यही पैटर्न होता है विकास करने का, शारीरिक विकास की यही प्रक्रिया होती है कि जैसे बचपन में हम चलने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे पैरों को हिलाना शुरू करते हैं, करवट बदलना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे चलते हैं, फिर दौड़ना शुरू करते हैं, फिर एक उम्र के बाद हमारी चलने की शक्ति कम होती है और धीरे धीरे हम वापस से कमज़ोर हो जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं और हमारी चलने की शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है और अंततः जो हमारा जीवन समाप्त हो जाता है, हमारी जीवन लीला समाप्त होती है। ये एक प्रक्रिया है जो कि हर एक व्यक्ति के जीवन में आती है, तो ये एक पैटर्न को फॉलो करता है। अधिकांश लक्षण जो होते हैं आपके विकास में सहसंबंधित है, मतलब जो भी चीज़ें होती है ना आपके विकास की, वो आपस में जुड़ी होती है विकास की। मतलब कि जैसे अगर आपके हाथों की लंबाई बढ़ रही है तो आपके पैरों की लंबाई भी बढ़ेगी, इससे अगर हाथ मजबूत हो रहे तो हाथ की हड्डियां भी मजबूत होंगी। इस तरह से हर एक चीज़ आपस में जुड़ी होती है। यह व्यक्ति और पर्यावरण के परस्पर परिणाम की प्रक्रिया भी है। जी हाँ दोस्तों, देखिए शारीरिक विकास जो होते हैं इस पर हमारे आसपास में जो भी हमारे चीज़ें हैं उनका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। भौतिक विकास जो हो रहा है, हमारे आसपास में जो भी पर्यावरण है उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। हमें कैसा भोजन मिल रहा है, किस तरह के हम शारीरिक व्यायाम करते हैं, किस तरह के लोग हमारे साथ हैं, इन सारी चीज़ों का हमारे शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। अगर हम किसी ऐसे वातावरण में रहते हैं, ऐसे जगह पर रहते हैं, भौगोलिक स्थिति में हैं हम लोग जहाँ पर कि आप जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में हैं तो वहाँ पर लोगों की हाइट कम होती है, लेकिन अगर आप नॉर्थ में हैं या फिर आप साउथ में जाएंगे वहाँ पे लोगों का रंग थोड़ा दूसरा होता है, हाइट लंबी होती है। तो जिस भौगोलिक स्थान पर हैं आप, जिस ज्योग्राफिकल लोकेशन पे हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये प्रेडिक्टेबल है। अब देखिए आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति का जो है विकास शारीरिक कैसा होगा, मतलब आपको क्योंकि पता है कि ये पैटर्न फॉलो करता है, हर एक लोगों के शरीर का विकास कुछ ना कुछ पैटर्न को फॉलो करता है। इसके बारे में आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति कितना लंबा होगा या ये मोटा कितना होगा। इस तरह से कुछ चीज़ें आप इसके बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं। इसके बाद में ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। जी हाँ, आप जो शारीरिक विकास होती है इसको आप माप सकते हैं। मात्रात्मक इसलिए क्योंकि इसे आप माप सकते हैं। गुणात्मक क्यों है कि जैसे जैसे शारीरिक विकास होती है हमारे जो कार्य करने की क्षमता, शरीर से संबंधित जो हमारे गुण है, जैसे कि जब छोटे होते हैं ज़्यादा भार नहीं उठा सकते, ज़्यादा अलग अलग टाइप की चीज़ें नहीं कर सकते। जैसे हम एक बार में हम दोनों हाथों से कई सारी चीज़ें उठा सकते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं, लेकिन बचपन में हम शायद नहीं कर पाते। तो जो गुण भी होते हैं वो भी विकसित होते जाते हैं। साथ ही साथ जो हमारे हाथों को नियंत्रण है या हमारे शरीर पे जो हमारा कंट्रोल है वो भी बेहतर होता चला जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में क्रम में आपका चौथा क्वेश्चन है कि कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज। देखिए इसको डिटेल में बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, आपको भी वहाँ पे डिटेल में नहीं लिखना। कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज में अगर आप आएंगे तो देखिए ध्वनि होती है, यहाँ पे मैं बता दूँ, जो सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी भाषा की। तो पहला कंपोनेंट इसे इंग्लिश में बोलते हैं फोनेम। इसके बाद में दूसरा होता है आपका मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या है आपका, जो एक सबसे छोटी इकाई है जो अक्षरों की एक स्ट्रिंग को एक विशिष्ट अर्थ प्रदान करते हैं। मतलब जैसे क म ल जब जुड़ जाता है तो क्या बनता है, मर्फिम। तो ये इस तरह से होता है मर्फिम, बाद मर्फिम। इसको भी दो प्रकार है, तो आप मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ आपके। तो जैसे कि हमने पढ़ा था फोनेम मतलब क ख ग, और जब हम बोलते हैं क म ल कमल तो ये हो गया मर्फिम। इसके बाद होता है वाक्य विन्यास, ठीक है। लेक्सिम इज ए सेट ऑफ ऑल इन्फ्लेक्टेड फॉर्म ऑफ सिंगल वर्ड। तो मतलब वाक्य विन्यास नियमों का समुच्चय है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति पूर्ण वाक्य का निर्माण करता है। इसके अलावा प्रसंग, जिसे हम लोग कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, या हाउ एवरीथिंग विद इन ए लैंग्वेज वर्क टुगेदर टू कन्वे पर्टिकुलर मीनिंग और ए मैसेज। मतलब प्रसंग का मतलब कि किसी भी लैंग्वेज, किसी भाषा का ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम शब्दों को किस नियम से, किस तरह से एक तरह से व्यवस्थित करें कि जिससे कि एक सार्थक मीनिंग निकले। जैसे कि हमारे पास में 3 शब्द है, कमल, घर, जाता, और चौथा है। अगर मैं लिखूँ है जाता कमल घर तो कोई अर्थ नहीं निकले, लेकिन जब मैं लिखता हूँ कमल घर जाता है तो इसका एक अर्थ निकलता है। तो ये क्या है, कॉन्टेक्स्ट है, ये एक प्रसंग है। तो ये जो प्रसंग होता है मतलब ये होता है कि वाक्यों को एक कौन से सही तरीके में रखा जाए कि उससे एक अर्थ निकल पाए। तो ये 3 से लेकर जो 4 पॉइंट हैं, ये किसी भी भाषा के प्रमुख घटक के रूप में कार्य करते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है। आपको एग्जाम में इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो 2-2 लाइन, जैसे कि मॉर्फिन लिखा तो आप यहाँ तक सिंपली लिख सकते हैं, यहाँ तक लिख के छोड़ दें, इनके भागों के बारे में लिखने की जरूरत नहीं, आप इतना ही लिख दें। तो जो मैंने यहाँ पे आंसर दिया है आप इतना भी लिख देंगे चल जाएगा, और इतना ही लिखना है आपको, इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद में अगला प्रश्न है, देखिएगा, माफ़ करिएगा, यहाँ पे रोल ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड इन मोरल डेवलपमेंट, यानी कि नैतिक विकास में दंड और पुरस्कार की भूमिका। अब देखिए नैतिक विकास मतलब जो बच्चों के अंदर जो एक नैतिकता का विकास होता है, जैसे कि अच्छे व्यवहार, हम बोलते हैं ना कि भाई ये बहुत ही अच्छा लड़का है या एक अच्छी लड़की है, ये अच्छा आदमी है। तो ये जो विकास होता है, हम कब कहे जाते हैं कि हम अच्छे या बुरे हैं, इसके जो विकास की प्रक्रिया है उसके बारे में बात करें तो इस प्रक्रिया में पनिशमेंट और रिवार्ड का क्या योगदान है उसको समझते हैं। देखिए पनिशमेंट सजा और इनाम, इसी के हम लोग बोल सकते हैं सजा और दंड देना। यहाँ पे सजा और पुरस्कृत करना, ये हर एक व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसी के माध्यम से तो हमारे माता पिता जो है हमें सिखा पाते हैं कि कौन सी चीज़ें करनी है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी। उदाहरण के लिए मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ कि जब हम छोटे होते हैं और मान के चलिए जब हम अपने साथियों के साथ मिलजुल कर खेलते हैं, उनके साथ अच्छे से खेलते हैं, अपने खिलौने, अपने खाने पीने की चीज़ें जब साझा करते हैं, ये एक अच्छी आदतें हैं। तो माता पिता जब ऐसी आदतें देखते हैं, इसके अलावा जैसे हम अपने क्लास में अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे अंक लेकर आ रहे हैं, क्लास में फर्स्ट आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी कर रहे हैं जो कि अच्छा है, तो माता पिता ऐसे व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करते हैं, हमें अवार्ड देते हैं, हमें पुरस्कृत करते हैं। जैसे कि आइसक्रीम दिलाते हैं, हमारे घर में कोई बड़े आते हैं तो हम उनको बार बार सत्कार करते हैं, उनका नमस्कार करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। अगर ये आदत हम दोहराते हैं तो माता पिता हमें इस आदत को बार बार दोहराने के लिए पुरस्कृत करते हैं। तो अच्छी आदतों को दोहराने के लिए पुरस्कृत किया जाता है। इसी के विपरीत मान के चलिए जब आप छोटे होते हैं, बच्चों के साथ लड़ाई करते हैं या फिर आप बड़ों का सम्मान नहीं करते, तो माता पिता आपको दंडित भी करते हैं, क्योंकि ये जो है एक सही चीज़ नहीं है और ये हमारे जो हमारा मोरल डेवलपमेंट होता है, यानी कि जो मोरल्स हैं उसके खिलाफ है, नैतिकता के खिलाफ है। तो आपके अंदर नैतिकता के सकारात्मक गुण आए, इसके लिए कई बार आपको डांटना भी पड़ता है। तो जब आप दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, दूसरों का सम्मान नहीं करते, दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, इस तरह की जब अनैतिक व्यवहार माता पिता आपके अंदर देखते हैं तो आपको उस कई बार दंडित भी करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि आपको कहते हैं कि अगर आप अपने बड़ों का सम्मान नहीं करोगे, दूसरों के साथ लड़ाई करोगे तो आपको बाहर खेलने नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे दंड तो दिया जा रहा है, लेकिन उसका परिणाम क्या हो रहा है, एक सकारात्मक मौलिक आपका विकास, यानी कि इससे आपका क्या हो रहा है कि एक मोरल डेवलपमेंट ही हो रहा है। तो यहाँ पर जो है पनिशमेंट और रिवार्ड के माध्यम से, सजा और दंड के माध्यम से, सजा और इनाम के माध्यम से, सजा और पुरस्कार के माध्यम से बच्चे के अंदर एक सकारात्मक मौलिक व्यवहार को दिशा दी जा रही है, सकारात्मक मौलिक व्यवहार को, मोरल डेवलपमेंट को एक जनरेट किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है। आप इसमें अपनी लैंग्वेज में और बेहतर तरीके से लिख रहे हैं, मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी में आपके लिए बना पाया हूँ, तो शायद थोड़ी बहुत ऊपर नीचे वर्ड्स हो गए होंगे, उसको लिए आप थोड़ा ध्यान रखें और मुझे माफ़ भी करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं।
राइट टू डेफिनेशंस ऑफ इमोशन। देखिए यहाँ पे जितने चाहें आप उतने लिख सकते हैं, मैंने कई सारे डेफिनेशंस यहाँ पे लिखे हैं, आपको जो अच्छा लगे आप लिख लीजिए। देखिए अगर हम लोग क्रो एंड क्रो के बारे में शब्दों में लिखे तो एन इमोशन इज डायनामिक इंटरनल एडजस्टमेंट दैट ऑपरेट्स फॉर सेटिस्फेक्शन, मतलब कि ये एक तरह का एक आप समझ लीजिए कि हम अंतः क्रिया है जो कि हमें मतलब हमारी जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करने में मदद करता है। थोड़ा और समझते हैं। गिल्डार्ड के अनुसार संवेग क्रियाओं का उत्तेजक, इमोशंस आर इंसाइटर्स टू एक्शन। इमोशंस के बाद या इमोशंस के कारण हम कोई कार्य करते हैं। जैसे कि आपको बहुत गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। आप बहुत ज़्यादा खुशी होते हैं तो आप क्या करते हैं, मतलब लोगों के साथ में बहुत ही खुशीपूर्वक व्यवहार करते हैं। आप जब बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं तो जाकर सो जाते हैं। तो जैसी भावनाएं आपके अंदर आती हैं आप उसके अनुसार कार्य करते हैं। इसके विपरीत जब आपके एग्ज़ाम है, अभी आपको टेंशन है, तो आप टेंशन का जो एक इमोशन आपके अंदर है वो आपको क्या कह रहा है कि आप रात में जगें और पढ़ाई भी करें। आप कई बार जो है मोटिवेट हो जाते हैं, आपको लगता है यार इस एग्ज़ाम मैंने 70 अंक नंबर लेकर आया हूँ तो मैं साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग में इससे भी ज़्यादा यानी कि 80 अंक लेकर आऊँगा, तो आपको मोटिवेट हो। तो मोटिवेशन का जो इमोशन है आपको काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये जो डेफिनेशन मुझे बहुत पसंद है और आप जरूर लिखिए। इमोशंस आर इंसाइटर्स टू एक्शन, संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। और आसान है, इसको नाम याद रखेंगे, गेल्डार्ड, संवेग क्रियाओं का उत्तेजक। याद इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा डेफिनेशन है, तो आपके लिए अच्छा भी रहेगा याद करना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। और दूसरा डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, ये एक भी है, आप दो लिख सकते हैं। इमोशन इज ए कॉम्प्लेक्स फीलिंग स्टेट अकम्प्लेन्ड बाय अ कैरेक्टरिस्टिक और ग्रैंडुलर एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, इसे भी आप लिख लें जो भी आपको लगे यहाँ पे। इसका मैं आपको PDF भी शेयर कर दूंगा, तो बिल्कुल आप उसको यूज़ कर लें। और दो ही लिखने हैं तो आपको भी यहाँ से दो लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, समय थोड़ा कम है। और राइट सोशल एंड कल्चरल लैग। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कई बार डिस्कस किया, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं तो आपने देखा ही होगा, बट अभी इसको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कल्चरल और सोशल लैग का मतलब ये होता है कि जब आपका समाज में जो है भौतिक रूप से विकास, मतलब कि औद्योगिक क्रांति, शिक्षा का विकास, अच्छे घरों से जब हमने ये सारी चीज़ें कर ली हैं तो हमारा क्या हो, भौतिक रूप से तो हम काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। हमारा रहन सहन बदल गया, हमारे खाने पीने का तरीका बदल गया, यातायात के साधन अच्छे हो गए, सारी चीज़ें हो गई। तो जो भौतिक विकास है उसने तो गति पकड़ ली है, वो तो काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है जो हमारा भौतिक परिवेश, हमारे आसपास का जीवन है। परंतु जो हमारे मूल्य थे, जो हमारी मान्यताएं थी, जो हमारी धारणाएं, जो सामाजिक रूप से चीज़ें हमने अपने पूर्वजों से सीखी हैं, उसमें जो बदलाव आ रहा है वो हमारे भौतिक रूप से होने वाले बदलाव की तुलना में थोड़ा धीमा है, काफ़ी कम है। इसके अनुसार आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें हम आज से 100 साल पहले भी मानते रहे धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, हम आज भी उनका ही पालन कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। जबकि 100 साल पहले जो हमारा जीवन का रहन सहन था, जो हमारी चीज़ें थी, जो हमारी आवश्यकताएं थी और जिसको हम यूज़ करते थे, जैसे कि यातायात के साधन वो बदल गए, आज हवाई जहाज़ तक पहुंच गए हम लोग। जो हमारा रहने का तरीका था वो बदल गया, कपड़ा पहनने का तरीका है वो बदल गया। तो बाहरी चीज़ें, जो भौतिक चीज़ें हैं वो तो बदल गई, लेकिन जो कल्चरल चीज़ें हैं, सोशल चीज़ें हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया। तो ये जो अंतर आता है आपका भौतिक बदलाव और कल्चरल और सामाजिक बदलाव के अंदर, इसे ही हम लोग बोलते हैं कल्चरल लैग। तो आप इसको लिख लीजिए, यहाँ पर मैं एक बार पढ़ भी देता हूँ आपके लिए। सांस्कृतिक अंतराल शब्द का उपयोग उस स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए, करने के लिए किया जाता है जिसमें तकनीकी प्रगति या समाज में परिवर्तन उन प्रगति या परिवर्तनों के साथ जाने वाले संस्कृति नियम और मानदंडों में परिवर्तन की तुलना में तेजी से होता है। तो आप समझ गए कि मतलब जो तकनीकी प्रगति हो रही है, समाज में जो प्रगति हो रही है, उन दोनों में काफ़ी अंतर आ जाता है। तो इस अंतर के कारण जो संस्कृति में बदलाव हुआ है वो जो भौतिक बदलाव उसके तुलना में उस गति में नहीं होता, तो इनके बीच जो अंतर होता है इसे हम लोग बोलते हैं कल्चरल लैग। यानी कि संस्कृति का जो बदलाव, उसकी जो गति है क्योंकि वो कम है, तो उसकी बदलाव की जो प्रक्रिया है वो धीमी रह जाती है, वो पीछे रह जाती है आपके भौतिक बदलाव से। तो ये जो आगे पीछे होने की प्रक्रिया है ना, इसे ही हम लोग बोलते हैं कल्चरल लैग, सांस्कृतिक अंतराल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका मीनिंग ऑफ इक्वालिटी ऑफ, प्रश्न संख्या 8 है, देख लेंगे यहाँ पे। मीनिंग ऑफ इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन, देखिए पहले भी कई बार शेयर किया है बट आप फिर भी देख लें यहाँ पे। मीनिंग ऑफ इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ होता है कि शैक्षिक अवसर की समानता जहाँ सामाजिक पृष्ठभूमि, जाति, लिंग, धर्म आदि के परवाह किए बिना सभी को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा
तक उचित और समान पहुंच प्राप्त हो। मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पर किसी भी धर्म, जाति, रंग, रूप का कोई भेदभाव ना हो, सबको जो अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को वो शिक्षा उपलब्ध है। ये एक आदर्श स्थिति है और यही होती है मीनिंग ऑफ, यानी कि शैक्षिक अवसरों की समानता का मतलब। इसमें देखिए, इसमें एक और अच्छी बात है कि जहां लोग अपने प्रयास और क्षमता के अनुसार शिक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं। और जब हम बात करते हैं शैक्षिक अवसरों की समानता का, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति सक्षम है, अगर कोई व्यक्ति अच्छा कर सकता है, उसे आवश्यकता है शिक्षा की और वो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करना चाहता है, तो उसे वो सारे अवसर प्रदान किए जाएं। इस बात का, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो व्यक्ति किस धर्म, जाति, समुदाय से है, वो आर्थिक रूप से कितना मजबूत है या कमज़ोर है। तो मतलब कि शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति जो कि शिक्षा के लिए उपयुक्त है, जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त है, जिसे आवश्यकता है, उसे ये अवसर मिलना चाहिए। इसमें कोई भी बाधा नहीं होनी चाहिए, कोई भी अंतराल, कोई भी आपका जो है बाधाएं नहीं आनी चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो अगर ये ऐसी स्थिति है हमारे समाज में, तो इसे हम बोल सकते हैं कि शैक्षिक अवसरों की समानता है। तो आप इस परिभाषा को लिख लें और इसमें और अगर कुछ बेहतर कर सकते हैं तो आप बिल्कुल करें। चलते हैं सेक्शन बी में। देखिए यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन एंड ऑब्जेक्टिव भी है, तो मैं आपको यही बता देता हूँ, इसको बहुत डिटेल में मैंने सॉल्यूशन नहीं लिखा है। देखिए, ग्लोबलाइजेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन का मतलब ये होता है कि देखिए, जो ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, ये जो प्रक्रिया है, इससे होता क्या है कि हम विश्व स्तर पर होने वाले बदलाव से परिचित होते हैं, विश्व स्तर पर जो सामाजिक बदलाव है उनसे परिचित होते हैं। तो उसके अनुसार जो है हम अपनी जो शिक्षा के उद्देश्य उनको भी बदलते हैं। आपको मैं बताता हूँ उदाहरण के लिए, जब औद्योगिक क्रांति हुई आपके पाश्चात्य देशों में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, तो उसके अनुसार शिक्षा को भी बदला गया, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो है लोगों को तैयार करना। तो जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो उद्योगों में काम करने के लिए, उद्योगों से संबंधित टेक्नीशियन बनाने के लिए, कुशल कारीगरों को तैयार करने के लिए उसके हिसाब से शिक्षा को बदला गया, करिकुलम को बदला गया, ताकि वो लोग तैयार हो पाएँ जो उद्योगों में मदद कर पाएँ, उद्योग धंधों में काम कर पाएँ, उद्योगों को और आगे बढ़ा पाएँ। तो ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया जो है आपको इस तरह से प्रभावित करती है। साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया से क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे राष्ट्र के साथ, एक व्यक्ति दूसरे राज्य के साथ, कि जहाँ लोग हैं, जो लोग रहते हैं, उनसे बातचीत करता है, उनकी चीज़ों को समझता है, तो व्यापार बढ़ता है। और जब व्यापार बढ़ता है तो उन चीज़ों को करने के लिए, उन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने के लिए शिक्षा आपको मदद करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको समझना, उसको भली भांति कर पाना, इन सारी चीज़ों के लिए हमको तैयार करता है शिक्षा। तो शिक्षा में आवश्यक बदलाव होते रहते हैं जैसे जैसे हमारे वैश्वीकरण में या विश्व स्तर पर बदलाव होते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन हमारी शिक्षा को पूरी तरह से प्रभावित करता है और उसके उद्देश्यों को भी आपको प्रभावित करता है। तो आप इस तरह से समझें कि भाई शिक्षा और जो आपके एजुकेशन का उद्देश्य है वो पूरी तरह से एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कुछ पॉइंट्स और अभी ऐड कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया है यहाँ पे। तो आगे है नेशनल इंटीग्रेशन। देखिए, ये क्वेश्चन आपको काफ़ी बार पूछा गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको जरूर कर लें। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन देख रहे थे, खासतौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा 1, 2, 3, ये 3 प्रश्न हैं आपके आ सकते हैं इस बार भी, तो आप इसको बिल्कुल तैयार कर लें। बात करते हैं हम लोग आखिरी प्रश्न की, नीड ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। जी हाँ दोस्तों, नीड ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन की अगर हम लोग बात करें, ये जो प्रश्न है आपका, इसको देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसको समझेंगे। नीड ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब कि राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहले तो देखिए, राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता से होता क्या है कि राष्ट्र के अंदर एक तो एकता और यूनिटी की भावना बनती है, यानी कि बंधुत्व की भावना बनती है। इसके अलावा देश के अंदर कितने भी विविधता हो, इसके कारण जो अंतःकलह होते हैं, कई बार राज्यों के बीच में जो विवाद होते हैं, अगर नेशनल इंटीग्रिटी है, राष्ट्रीय एकता बनाई गई है, राष्ट्रीय एकता की भावना है आपके अंदर, तो इन विवादों के बावजूद भी देश की जो स्थिति है, देश का जो विकास है, वो प्रभावित नहीं होता है। लोग आपस में बातचीत करके धीरे धीरे जो है समन्वय के द्वारा अपनी जो मतभेद हैं उनको दूर कर पाते हैं। राष्ट्रीय एकता देश की सुरक्षा के लिए भी आवश्यकता है। राष्ट्र की एकता राष्ट्र के औद्योगिक विकास के लिए, सांस्कृतिक विकास के लिए भी जरूरी है। अगर देश राष्ट्रीय रूप से एक है तो देश पर बाहरी आक्रमण भी जो होता है वो विफल हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो आप लिख सकते हैं। राष्ट्रीय एकता देश को आगे बढ़ाने में, देश का एक प्रतिनिधित्व करने में बहुत मदद करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुरक्षा की दृष्टि से देख सकते हैं, विकास की दृष्टि से, चाहे वो सामाजिक हो या आर्थिक विकास हो, तो नेशनल इंटीग्रेशन है तो ये सारी चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं।
चलिए चलते हैं सेक्शन बी में। देखिए सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं आपको बताता ही चल रहा हूँ। जब आपसे पूछा गया है कि डिस्क्राइब इन ब्रीफ द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट विद देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, मैंने इसको लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, बट बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है। देखिए अब आपसे पूछा गया विकास के सिद्धांत कौन थे, तो विकास के ये प्रमुख सिद्धांत होते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ यहाँ पे देखें आप इसको बोलते हैं क्या, मैं बता देता हूँ आपको, प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। तो मतलब जो आपकी माफ़ करिए यहाँ पे लैक नहीं होना चाहिए था, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन डेवलपमेंटल रेट। तो जो यूनिफॉर्मिटी है आपकी यहाँ पे लैक ही होगा, लेकिन ये लैक शब्द सही नहीं, मतलब ये कि जो डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया होती है ना, हर एक व्यक्ति में अलग अलग होती है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, और जो विकास होता है ये हर एक व्यक्ति में अलग अलग और अलग अलग प्रकार से होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग होता है। तभी आप देखते हैं कोई व्यक्ति मोटा, कोई छोटा, कोई पतला या कोई दुबला होता है। यूनिफॉर्म पैटर्न, लेकिन विकास का जो चरण होता है वो समान होता है, मतलब कि बचपन के बाद हम लोग बाल्यावस्था के बाद में हम किशोरावस्था, फिर मैच्योर होते हैं, फिर प्रौढ़ावस्था और फिर बुजुर्ग होते हैं। तो ये प्रक्रिया हर एक व्यक्ति में होता है, तो ये पैटर्न तो यूनिफॉर्म होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जो भी व्यक्ति के अंदर शारीरिक विकास होता है वो उसके आसपास के वातावरण, उसके समाज पर निर्भर करता है। तो उसके परिवार, कहाँ उसने जन्म लिया, इन सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। वो कहाँ रह रहा है इस बात पर, उसे कैसा भोजन मिल रहा है, इन सारी चीज़ों पर भी निर्भर करता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, विकास का एक आयाम, विकास का एक पक्ष दूसरे पक्ष से जुड़ा होता है और एक दूसरे को प्रभावित करता है। जैसे कि जैसे जैसे आपके अंदर जो है आप समझिए शारीरिक विकास होगा, आपके पारिवारिक विकास होगा, तो आपका जो और सारे विकास के पक्ष हैं वो भी प्रभावित होंगे। उदाहरण के लिए जैसे कि आप समझ लीजिए कि अगर आपके शरीर में एक हिस्सा मजबूत होता है तो दूसरे हिस्से भी मजबूत होते हैं, उससे जुड़े हुए जो आप काम कर पाते हैं तो आप और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो विकास की एक पक्ष दूसरे पक्ष से जुड़ा हुआ होता है। चलिए अब ये सारी चीज़ें हैं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इनके सॉल्यूशन मैंने दे दिए, आप बिल्कुल इनको पढ़ लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। यहाँ पे है, आपसे पूछ रहा है डिस्कस द कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट विद देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। देखिए कोलबर्ग थ्योरी जो है हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि कोलबर्ग थ्योरी क्या है, तो इसको मैं देख लेता हूँ यहाँ पे मेरे पास सॉल्यूशन है कि नहीं। अगर है तो हम एक बार आपको थोड़ा सा सारांश में बता ही देते हैं। है यहाँ पे देखिए, कोलबर्ग ने क्या कहता है कि जो मोरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास के जो सिद्धांत है उसको कुल 3 अलग अलग स्टेजेस में बांटा है। और वो 3 स्टेजेस क्या हैं, देखिए 3 लेवल पहले, और इन लेवल्स में 2-2 स्टेजेस है, तो कुल मिला के 6 स्टेजेस, या आप बोलें तो 3 स्तर हैं। तो आप बोल सकते हैं 3 लेवल्स 6 स्टेजेस। आप समझते हैं 3 लेवल्स क्या हैं, यानी कि 3 स्तर क्या हैं, और चरण कुल 6 हैं, स्तर 3 है। तो पहला क्या है, पूर्व रूढ़िगत नैतिकता अवस्था, जिसे हम बोलते हैं प्री लेवल ऑफ प्री कन्वेंशनल लेवल। दूसरा है आपका, यहाँ पे दूसरा देखेंगे, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर परंपरागत कन्वेंशनल लेवल, तो यह होता है प्री कन्वेंशनल लेवल। दूसरा है कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल, और तीसरा होता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो आप याद रखेंगे इन तीनों लेवल को। ये लेवल है, हर एक लेवल में 2-2 स्टेजेस होते हैं, तो कुल मिलाकर 6 स्टेज हो गए। लेवल कितने हुए, 3। तो कोलबर्ग ने अपने कुल मिला के 6 स्टेजेस में अपने जो मोरल विकास का प्रक्रिया होती है, जो नैतिक विकास की प्रक्रिया होती है, उसको समझाया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने लिख दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि अभी समय नहीं है, तो आप इसको देख लें। जैसे यहाँ पे दिया है, पहला स्टेज होता है आपका, पहले लेवल में पहला स्टेज, पहले 2 स्टेजेस आते हैं। तो ये देखिए आपकी कब से कभी आपके 4 से 10 वर्ष तक की स्टेज होती है आपकी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, मतलब इस उम्र में पनिशमेंट। दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटल। अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपका बहुत सारा समय चला जाएगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहे। इनके आंसर्स आप बिल्कुल देख लीजिए, मैं चीज़ें आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। फिर कन्वेंशनल लेवल आता है, सेकंड लेवल जो है आपका कन्वेंशनल लेवल हो जाए, जिसे हम लोग बोलते हैं आपके परंपरागत नैतिकता का अवस्था, यानी कि नैतिक विकास की अवस्था। तो रूढ़िगत है, इसे परंपरागत भी बोलते हैं, तो आप परंपरागत याद रखें। तो पहला होता है कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल, देखिए आप इसको याद करना तो ऐसे याद करें, कन्वेंशनल के ऊपर होगा प्री और कन्वेंशनल के नीचे होता है आपका पोस्ट, तो ऐसे याद हो जाएगा आपको। प्री मतलब कन्वेंशनल शब्द याद रखें, कन्वेंशनल में प्री जोड़ दें तो उनको पहला स्टेज हो गया, पोस्ट जोड़ जाएंगे तो तीसरा स्टेज, तीसरा लेवल हो जाएगा आपका। इस तरह से याद रखें आप। डिटेल में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, और क्योंकि काफ़ी समय आपका लग जाएगा। आप ये चीज़ें देख लीजिए यहाँ पर, और इनका सॉल्यूशन मैं बिल्कुल ऐड कर दे रहा हूँ, तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हो।
चलिए अब देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन जरूर मैं डिस्कस कर दूंगा आपको। डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल चेंज। देखिए सोशल चेंज, सामाजिक बदलाव को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो कुछ मुख्य कारक मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसके बहुत सारे कारक हो सकते हैं। आपका प्राकृतिक, फिजिकल एनवायरनमेंट और नेचुरल फैक्टर, जो हमारे आसपास का वातावरण है वो बहुत प्रभावित करता है हमारे सामाजिक बदलाव को। ठीक है, तो इसको भी आपको समझना है। नेचुरल कारक भी हो सकते हैं, जैसे बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, इसके कारण भी समाज में बहुत सारे ऐसे बदलाव आते हैं जो समाज को बदल के रख देते हैं। मान के चलिए एक जगह जहाँ पे बहुत अच्छी खेती हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पशु थे, मतलब जैसे कि हम लोग हड़प्पा संस्कृति की बात करें, जो नदियों के किनारे बसा था, जब वहाँ पे अच्छा खासा फसल हो रहा था, अच्छी जीवन शैली थी लोगों की, अचानक किसी कारणवश जब उस समाज में लोगों को बीमारियाँ होने लगी या लोग मरने लगे, तो क्या हुआ होगा, वो समाज पूरी तरह से नष्ट हो गया। तो समाज की जो संरचना है वो बदल गए। तो उस समय सामाजिक बदलाव आया होगा। जो लोग धनाढ़ थे, अच्छे थे, संपन्न थे, वो कहीं ना कहीं अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह गए होंगे। जब दूसरी जगह गए होंगे तो वो लोग गरीब भी हुए होंगे, उनका काम करने का तरीका भी बदला होगा। जो पहले आपके एक जमींदार के रूप में, बड़े कृषक के रूप में कार्य कर रहे होंगे, हो सकता है आगे आने वाले जगहों पे वो एक खानाबदोश के रूप में जीवन जी रहे होंगे। तो कई बार सामाजिक जो भौगोलिक और प्राकृतिक कारण भी होते हैं, वो भी समाज में बदलाव के कारक बनते हैं। जियोग्राफिकल फैक्टर, देखिए आपका जैविक कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए भौगोलिक कारण भी बहुत ज़्यादा। अब भौगोलिक कारण आप समझ सकते हैं, जो जियोग्राफिकल कारण है वो भी आपके परिवर्तन के। अब जैसे मान लीजिए पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों में जैसे जैसे बदलाव होता रहता है, वैसे वैसे लोगों के जीवन स्तर में, वैसे वैसे उनकी जो सामाजिक मान्यताएं हैं, समाज में जो चीज़ें हैं वो बदलती रहती हैं। अब यहाँ पे मान्यताओं के ऊपर ज़्यादा ध्यान न देके हम समाज में रहने सहने के तरीके के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद जैविक कारण, बहुत सारे आपके जो ऐसे कारण थे। बायोलॉजिकल फैक्टर, जैविक कारण मतलब जैसे मान के चलिए जो आनुवांशिकता है, जो सोचने का तरीका है, या मान के चलिए कोई ऐसा कारण जिसकी वजह से जैविक बदलाव, जैसे कि आपने जो सोचा होगा, सुना होगा नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि आपका न्यूक्लियर डिजास्टर, जैविक आपके जो डिज़ास्टर होते हैं, जैसे कि कहीं न्यूक्लियर बम फट गया या फिर कहीं कोई न्यूक्लियर दुर्घटना हो गई, इससे भी कई बार क्या होता है, जैविक रूप से शारीरिक बदलाव होते हैं, जिनके कारण वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ के लोगों के सोच, वहाँ के लोगों की बुद्धि, वो सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो जैविक भी कारण हो सकते हैं सामाजिक बदलाव के। जनसंख्या में बढ़ोतरी, जनसंख्या में कमी, जनसंख्या में जिस तरह का भी बदलाव होता है आपकी जनसंख्या में, उस तरह के बदलाव आपके सामाजिक परिवर्तन के रूप में भी देखने को मिलते हैं। तो जनसंख्या एक बहुत बड़ा कारण होता है सामाजिक बदलाव का। सामाजिक आर्थिक कारण, देखिए सामाजिक आर्थिक कारण का मतलब होता है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। सामाजिक आर्थिक कारण भी प्रभावित करते हैं समाज के बदलाव को। अगर मान के चले एक समाज जहाँ के लोग अभी लेबर क्लास है, उनका समाज अलग होता है। एक क्लास जहाँ पे लोग सारे बिजनेसमैन हैं, उनका समाज अलग होता है। लेकिन जब लेबर क्लास धीरे धीरे से अच्छा काम करने लगती है और वो इलाइट क्लास में एंटर करती है, तो उनका जो सामाजिक संरचना था, उनकी जो समाज का संरचना था, उनका जो समाज था, उसमें बदलाव आता है। तो सामाजिक और आर्थिक कारक बहुत बड़े कारक के रूप में काम करते हैं समाज में बदलाव के। तो आप समझ के, आर्थिक रूप से अगर आदमी मतलब मजबूत होता चला जाएगा, उसके समाज का रूप भी बदलता हुआ जाएगा। सांस्कृतिक कारण, बहुत सारे सांस्कृतिक कारण भी होते हैं, कल्चरल फैक्टर्स, जो कि समाज को बदलते हैं। तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप उनको एक्सप्लेन कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है, औद्योगिक और तकनीकी विकास। जी हाँ दोस्तों, औद्योगिक और तकनीकी विकास, या बोलेंगे हम लोग विज्ञान के क्षेत्र में जो विकास होता है, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है समाज के बदलाव को। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब विदेशों में, यानी कि इंग्लैंड में, जर्मनी में, यूएस में जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, कपड़े का उत्पादन शुरू हुआ, तो वहाँ के लोग धनी होने लगे, ज़्यादा ज़्यादा व्यापार करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल वर्क करने लगे। तो उससे क्या हुआ, वहाँ के लोगों के पास में धन आ गया और उनके जीवन का स्तर बदल गया, उनका समाज की संरचना बदल गई। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं जो कि समाज में बदलाव लेकर आते हैं। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो पढ़ लिया, डिस्क्राइब इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिटी ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। ये प्रश्न हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी बताता हूँ कि देखिए समाज में जो चीज़ें होती हैं, वो बच्चे में जो बदलाव हो रहे हैं, जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास, उसको प्रभावित करते हैं। तो ये चीज़ें मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा मैं, क्योंकि ये आपको बता चुका हूँ और ये इतना कठिन प्रश्न नहीं है। हाँ, इनके सॉल्यूशन जरूर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप प्लीज़ उनको ले लें। राइट ए शॉर्ट एस्से, देखिए मैंने ऐसे लिख दिया है, आप इसको भी देख सकते हैं। राइट शॉर्ट एस्से, माफ़ करिएगा, ये यहाँ पर है आपका। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। देखिए आप धीरे धीरे इसको पढ़ लें। अनुसूचित जातियाँ देश की वही जातियाँ हैं जो
बुनियादी सुविधाओं की कमी या भौगोलिक अलगाव के कारण अस्पृश्यता या कुछ अन्य सदियों पुरानी प्रथाओं से उत्पन्न अत्यधिक सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन से पीड़ित है। जी हाँ दोस्तों, तो ये लिखना है आपको। तो शुरुआत ऐसे ही करना है आपको, जिन्हें सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और उनके हितों के त्वरित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए हमें अनुसूचित जाति के शैक्षिक विकास पर केंद्रीय रूप से फोकस देना जरूरी है। तो मतलब ज़्यादा फोकस देना जरूरी, उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ बहुत सारे सुझाव दिए हैं। मैं देखिए आपको मेजर्स फॉर एजुकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, तो आप यहाँ पे लिख लें। मैंने एसटी का भी ऐड किया है, अगर ज़रूरत पड़े तो आप एसटी का भी लिख दें कि इसमें मतलब जो हमारे शेड्यूल ट्राइब हैं उनके शिक्षा के लिए क्या किया जा सकता है। तो जैसे देखिए, अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा के उपाय किए जाए। गरीब परिवार के बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक नियमित रूप से स्कूल भेजे जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जो भी पुराने तरह से मेला ढोना, चहके यानी कमाना, या जो भी ऐसे काम जो कि सामाजिक रूप से अच्छे नहीं समझे जाते, वैसे बच्चों को, ऐसे परिवार से जुड़े बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाए, निःशुल्क शिक्षा दी जाए। ऐसे परिवार के सभी बच्चों को आय की परवाह किए बिना इस योजना के आच्छादित यानी कि अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाए। तो मतलब उनके लिए फ्री एजुकेशन की व्यवस्था हो, उनको आगे बढ़ने के लिए मौके दें, चाहे वो स्कॉलरशिप के रूप में हो, मुफ्त शिक्षा के रूप में हो, या फिर ऐसी कोई भी सुविधा जिससे कि वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं उन द्वारा उनके नामांकन पाठ्यक्रम में सफल समापन को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सूक्ष्म योजना, छोटी छोटी योजना बनाई जाए, उनको प्लान को लागू किया जाए और आगे की शिक्षा और रोजगार के लिए उनकी संभावनाओं को बनाया जाए, उसमें सुधार किया जाए और आवश्यकता अनुसार जो भी जरूरत हो उनमें बदलाव भी किए जाए। तो ये सारे काम आपको करने हैं। अनुसूचित जाति के ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती की जाए, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब उन्हीं की जाति से लोग आगे आएंगे तो एक शिक्षक आदर्श के रूप में काम करता है। तो शिक्षक को देख के भी उस जाति के लोग या फिर अनुसूचित जाति के लोगों को प्रोत्साहन भी मिलेगा, साथ ही साथ उनको ये एक मार्गदर्शन भी होगा कि अगर हमारे शिक्षक बन सकते हैं तो हम भी समाज में आगे बढ़ सकते हैं, हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए जिला मुख्यालयों के छात्रावास में चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सुविधाओं का प्रावधान किया जाना चाहिए। मतलब रोजगार हो सकता है, स्कॉलरशिप हो सकता है, या फिर उनको मिड डे मील संबंधित या जो भी चीज़ें सुविधाएं होती हैं उच्च शिक्षा के लिए, वो सारी चीज़ें प्रदान की जानी चाहिए। विद्यालयों, भवनों, जो हमारे क्लब्स होते हैं, ऐसी चीज़ों का निर्माण करके उनकी पूर्ण भागीदारी समुदाय में निश्चित की जानी चाहिए। बहुत सारे प्लान हैं, नेशनल देखिए NREP, इस तरह से बहुत सारे प्लान हैं, इनको भी अप्लाई हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ रख सकते हैं। शैक्षिक प्रक्रिया को अनुसूचित जातियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए नई विधियों को खोज, मतलब नए चीज़, नया इनोवेशन किया जाना, जैसे कल्चरल इवेंट होने चाहिए, प्रोग्राम होने चाहिए, हस्तकारी शिल्प के आपके मेले लगाए जाने चाहिए। इस तरह बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। तो ये थे हमारे। अब मैंने ST के लिए यहाँ पे लिखा है, तो अगर ज़रूरत पड़े तो आप ये भी लिख सकते हैं। आपको अभी फिलहाल SC के लिए पूछा है, तो आप जो है ऐसे छात्रों के आगे बढ़ने के लिए जो काम करने चाहिए उनके पॉइंट्स ऊपर दिए, आप उन्हें लिख लें। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। डिस्कस द प्रोविजन रिलेटेड टू एजुकेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये प्रश्न मैं आपको बिल्कुल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, मैं आप ले लीजिएगा, PDF मैं आपको शेयर कर देता हूँ सारी चीज़ों के, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैंने आपका इसके ऊपर जो हमारा YouTube वीडियो है, मैं उसके लिंक भी आपको शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से भी जाकर ये देख सकते हैं। इसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं। इसके लिए शिक्षा भी है, इसके लिए आपका देश के अंदर वर्तमान विद्यमान विविधता भी होती है, डाइवर्सिटी जिसे बोलते हैं। इसके अलावा टेररिज्म, इसके अलावा आपका औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास और उसके बाद सामाजिक विकास। तो ये बहुत सारे ऐसे कारक हैं जिनको आप पॉइंट्स में करके इनको एक एक करके एक्सप्लेन कर दें। इसके बाद आपका है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एडुसेट, यानी कि एजुकेशनल सेटेलाइट। तो इसके ऊपर मैंने नोट्स बना दिए हैं आपके लिए, आप बिल्कुल देख लें इसको। देखिए एजुकेशनल सेटेलाइट क्या है। एजुकेशनल सेटेलाइट जिसे GSAT 3 भी कहते हैं हम लोग, ये आपके स्कूल स्तर से उच्च स्तर तक दूरस्थ शिक्षा के लिए ये आपका निर्माण किया गया था। इसे ध्यान दें, विशेष रूप से शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का पहला विषयगत उपग्रह एडुसेट है। यानी कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत में सबसे पहले जो उपग्रह निर्मित किया था उसे हम लोग GSAT 3 या फिर एडुसेट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टीवी के तरफ से, मतलब सैटेलाइट टीवी के माध्यम से कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग, वेब आधारित माध्यमों के तरीके से हम लोग शिक्षा को देश के कोने कोने तक, हर एक वर्ग तक पहुंचा सकते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत सारे इंटर रिलेटेड एक साथ जुड़े हुए कंप्यूटर्स की श्रृंखला होती है, कंप्यूटर्स की या ऐसे आपके इंटरेक्टिव डिवाइसेस की श्रृंखला होती है जो कि सैटेलाइट के माध्यम से जुड़ सकें और जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनका प्रसारण कर सकें। देखिए पाठ्यक्रम आधारित शिक्षण को पूरक बनाता है ये, मतलब जो भी स्कूल में पढ़ाई जा रही चीज़ें उनको घर घर तक पहुंचाने में ये मदद भी करता है।
शिक्षकों को मदद करता है, ये देखिए प्रभावी शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद करता है, गुणवत्तापूर्ण संसाधन व्यक्तियों और नई तकनीकी तक पहुंचा। जो अच्छे प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, वो आके आपके सैटेलाइट टीवी की मदद से घर घर तक बच्चों तक अपना ज्ञान पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार अंततः शिक्षा को भारत के हर एक नुक्कड़, हर एक गली तक पहुँचाया जा सकता है। एजुसेट देखें यहाँ पे जो है ने स्कूल, कॉलेजों और उच्च स्तर के शिक्षकों को कनेक्टिविटी प्रदान की है और संचार की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा गैर औपचारिक शिक्षा का भी समर्थन किया। तो ये कुछ पॉइंट है आपको यहाँ पे लिखना है। ये देखिए मुख्य रूप से कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया गया। दृष्टिबाधित लोगों के लिए गुजरात में ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन, वहाँ पे इस्तेमाल किया गया था। भारतीय पुनर्निवास परिषद IRRCI, जहाँ पे केंद्रीय मानसिक रूप से मंद संस्थान CIMR केरल में लगाया गया था। और उसके बाद केरल में मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए CDEC में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। तो ये चीज़ें हैं आपकी। एजुसेट जो है आपका GSET-3 उपग्रह ने सितंबर 2010 तक इसरो की टेली शिक्षा यानी कि टेली मेडिसिन और ग्राम संसाधन केंद्रों के परियोजनाओं का समर्थन करते हुए अपनी सेवाएं प्रदान की। मतलब ये सारी सर्विसेज में एजुसेट का इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद इसे डीकमीशन कर दिया, मतलब इसकी इस्तेमाल को रोक दिया गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एजुसेट के अंदर लिखने हैं। आपको नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों, बिल्कुल परेशान ना हो आप, इसको बिल्कुल ध्यान दें। और देखिए इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडर्नाइजेशन भी आप लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होने वाली है आपको, तो इसको आप बिल्कुल लिख लें। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे पूछा है डिस्क्राइब, सेक्शन C जो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हुआ। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में ऑप्शन है। यहाँ पर भी मैं एक चीज़ बताना भूल गया, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, आप उसमें ऐसे क्वेश्चन का चुनाव करें जो कि आपको एग्ज़ाम में मदद कर पाए। यानी कि देखिए आप ऐसे क्वेश्चन चुनें जो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को लेंगे, ये बहुत लेंदी हो जाएगा, तो आप इस क्वेश्चन को, अगर ऑप्शन हो आप इस क्वेश्चन को छोड़ें। आप देखिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आपको यहाँ गिनती के पॉइंट लिख रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ से देखिए, अब इन दोनों क्वेश्चन में से आप मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ये अच्छा है क्योंकि ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा आपका दूसरा वाला जो है, ये मैं बता रहा हूँ आपका। उसके बाद आप प्रश्न संख्या 3 में इसको अटेम्प्ट करें। ये ऐसे लिखने के बजाय आप लिख सकते हैं डिस्कस द प्रोविजन रिलेटेड टू एजुकेशन इन कंट्री, क्योंकि ये गिनती के आपके हैं, तो आप ये लिख सकते हैं। मतलब जहाँ पे निश्चित हो ना, फिक्स गिनती में हो, वैसे क्वेश्चन का सिलेक्ट करें। अब देखिए जैसे एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग नेशनल इंटीग्रेशन और एजुसेट, तो आप एडुसेट को लिख सकते हैं क्योंकि एडुसेट में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। ये दोनों ही क्वेश्चन में आप कोई भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही अच्छे प्रश्न हैं, लिमिटेड इसमें लिखना है तो कोई भी एक लिख सकते हैं। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट और राइट ऐसे ऑन मॉडर्नाइजेशन। मेरा हिसाब से आप जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट लिखें। मैंने बताया आपको कि जहाँ पे आपको लगे निश्चित हो रहा है क्वेश्चन, आप वैसे लिखें। तो आपको पता है कि कैरेक्टरिस्टिक जो है यानी किशोरावस्था की जो मुख्य विशेषताएं हैं आपके क्या 10-15 ही होंगी, वही लिख देंगे आप, तो आपका हो जाएगा। अब लेकिन ये ऐसे ऑन मॉडर्नाइजेशन है, ये थोड़ा विस्तृत टॉपिक है, तो आप इससे बचें। अगर मजबूरी हो तो आप इसको लिखें, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो दोनों में से मैं आपको प्रेफर करने के लिए बोलूँगा आप इस क्वेश्चन को, तो आप इस तरह से क्वेश्चन का चुनाव करें। अब जैसे सेक्शन C में आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन रखने हैं, तो आप यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन चुन सकते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सुझाव दूंगा जैसे लिखा है डिस्क्राइब इन डिटेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है अपने आप में, लेकिन जब आपसे पूछता है डिस्कस इन डिटेल द साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ एरिक्सन, तो इसे आप लिख सकते हैं। एक बॉक्स बनाएं, 8 स्टेज के नाम लिखें और यहाँ पर आप उसको लिख दें। तो ये एक आपके लिए ज़्यादा इजी क्वेश्चन होगा कंपेयर टू ये, क्योंकि ये थोड़ा सा ओपन क्वेश्चन है। ओपन का मतलब थोड़ा विस्तृत क्वेश्चन है। इसके बाद डिस्कस द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ विगोस्की, कंपेयर इट। आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को करें। देखिए इसमें सबसे पहले हमको विगोस्की की थ्योरी को थोड़ा सा बताना है और बॉक्स बना के इसको एक्सप्लेन करना है। आइए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन के थ्रू बताता हूँ। इसका देखिए मैंने इसको बताया है आपको, तो वैसे मैंने ये आपका विगोस्की की थ्योरी को भी लिख दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अंतःक्रिया, JDP, ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको वाइगोस्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रमुख बिंदुओं के रूप में आपको लिखना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये अंतर आपको, जब मैं बोलता हूँ अंतर करने को, तो अंतर हमेशा इस तरह से ही करें कि वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, बियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक असमानता के कारण अंतर पाया जाता है। संज्ञानात्मक विकास का प्रतिमान सार्वभौमिक होता है। तो ये 2 अंतर है, संज्ञानात्मक विकास सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया का परिणाम। तो वाइगोस्की बोलते हैं कि जो भी बच्चे के अंदर जो भी संज्ञान होता है, जो भी चीज़ें वो सीख रहा है, वो उसके आसपास के समाज के कारण होता है। उसके समाज के साथ उसका जितना भी इंटरेक्शन होता है, अपने समाज से बच्चा सीखता है। जबकि
पियाजे का मानना था कि बच्चे के अंदर जो भी संज्ञानात्मक विकास होता है वो उसके द्वारा किए गए व्यवहारों के द्वारा होता है, मतलब वो कैसा व्यवहार कर रहा है उसके अनुसार वो सीखता है। क्योंकि पियाजे ने बोला था कि भाई जो चीज़ें आप करोगे उसमें जैसा भी आपको परिणाम मिलेगा उसके हिसाब से आप उस व्यवहार को दोहराते हो, तो उस सारी चीज़ों को यहाँ पे देखना है। इसके बाद बालक जो देखता है वह आगे चलकर वैसा ही करता, अतः सामाजिक व्यवहार वह स्वयं अंगीकार कर लेता। मतलब जो व्यागोस्की हैं उनके अनुसार बच्चा जो भी चीज़ें सीखता है, जो भी मौलिक चीज़ें सीखता है, जो भाषा सीखता है वो अपने समाज से सीखता है। तो जो चीज़ें देखता है उसको आगे वो दोहराना शुरू करता है। जबकि पियाजे का कहना है कि बालक आत्म केंद्रित विचारों को सामाजिक परिस्थितियों में भी उपयोग में लाता है। मतलब उसके अंदर जो चीज़ें आ रही, जो उसने नहीं भी देखी हो, जो उसके खुद की विचार है, उसको भी वो सामाजिक व्यवहार की प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल करता है। तो ये लिखना है आपको इस तरह से। ये कुछ पॉइंट्स हैं मैंने आपके लिए लिखे हैं, आपको इनको यहाँ पे यूज़ करना है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। डिफाइन टेंशन कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, आप ले लीजिएगा। तो डिफाइन टेंशन भाई जब दो लोगों के बीच में किसी बात को लेकर मतभेद होता है तो वो आपका टेंशन कहलाता है। टेंशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसको रिड्यूस करने के बहुत सारे कारण हैं। तो आप देखिए ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आपको 3 भाग में करना पड़ेगा, तो आप इसको करें। लेकिन मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिमिटेड है। और इसके अलावा फिर ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा हो जाता है, डिफाइन टेंशन। ये तो 3 भाग में करना, लेकिन ये छोटा क्वेश्चन है, ज़्यादा है। तो सबसे पहले टेंशन को डिफाइन करेंगे आप लोग कि भाई तनाव क्या है। तनाव का मतलब एक ऐसी स्थिति जब दो लोग, दो विचारों के बीच में मतभेद है, कुछ लोगों के विचार दूसरे लोगों के साथ मेल नहीं खाते, तो ऐसी स्थिति में दोनों लोगों के बीच में टकराव की स्थिति होती है, मतभेद की स्थिति, जिसे हम टेंशन कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे एक्सप्लेन द मेथड। देखिए मेथड ऑफ टेंशन रिडक्शन, आप टेंशन कैसे दूर कर सकते हैं, आप बातचीत कर सकते हैं। शिक्षा के द्वारा लोगों को टेंशन रिड्यूस करने का, शिक्षा के द्वारा हम लोगों को सिखा सकते हैं कि जब भी तनाव की स्थिति हो, आपके बीच में संघर्ष की स्थिति हो, किस तरह से उसे दूर कर सकते हैं, किस तरह से हम कोशिश करें कि कम से कम आपस में हमारे जो शारीरिक रूप से कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। इस तरह की चीज़ों को हम ट्रेनिंग के दौरान भी सिखा सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया है। स्कूल में मौलिक शिक्षा के द्वारा आपको मोरल टीचिंग दी जा सकती है, पीस एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ ही साथ में हम हमारे देश में जो शांति प्रिय नेता थे, जिन्होंने शांति को बढ़ावा दिया, जैसे अहिंसा को बढ़ावा दिया, जैसे महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, या ऐसे जो भी लोग जिन्होंने शांति के लिए अपना योगदान दिया है, जिन्होंने शांति की प्रक्रिया को जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बताया है, ऐसे लोगों के बारे में बताकर उन्होंने किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जीवन में अपनी समस्याओं का समाधान करने के, ये सारी चीज़ें बताकर हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन टेरर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है, बिल्कुल ध्यान रखें इस बार के लिए। तो इसको भी आप लिखें, टेररिज्म क्या है, एंड रिवील द सजेशन फॉर रिमूवल ऑफ टेररिज्म। तो टेररिज्म क्या है भाई, एक ऐसी मनोधारणा है, एक ऐसा विचार है जिसके अंतर्गत लोगों का ये मानना होता है, लोगों का या ये लोगों के एक समूह का मानना होता है कि हम अपनी विचारधारा को लोगों को डराकर धमकाकर उनके ऊपर थोप सकते हैं, उनके ऊपर राज कर सकते हैं। तो ये एक धारणा, इसको आप बेहतर तरीके से लिखें, रिवील द सजेशन। अब देखिए टेररिज्म को दूर करने का सबसे बड़ा तरीका हो सकता है कि सरकार जो है इसके प्रति जो है कठोर कदम उठाए। दूसरा, शिक्षा के माध्यम से बच्चों को जागरूक किया जा सकता है कि भाई टेररिज्म एक बुराई है जो कि देश के लिए, संपूर्ण संसार के मानव जाति के लिए विनाशक है। दूसरा बात है, टेररिज्म के लिए अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत बड़ा कारण है। तो सरकार को प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार हो, ताकि जो युवा वर्ग है जो ज़्यादातर टेररिज्म की ओर आकर्षित होता है वो यहाँ पर ना जाए। इस तरह से बहुत सारे आप यहाँ पे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको करना। तो ये क्वेश्चन आप धैर्य जान के, ये रिपीट हो सकता है, तो इस पॉइंट को डिफाइन टेररिज्म जरूर कर लें आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में कॉग्निटिव, ये प्रश्न संख्या 9, ये भी इस बार आपका आ सकता है। और प्रश्न संख्या 8, 3 प्रश्न को तो बिल्कुल ध्यान में करके जाएं, क्योंकि वैसे भी आपके जो वैज्ञानिक के नाम होते हैं, जो मनोवैज्ञानिक के नाम होते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन को भी समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में अभी जस्ट थोड़ी देर बाद मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जिसमें हम लोग देखेंगे आपका वर्ष 2017 का क्वेश्चन पेपर, उसको डिस्कस करते हैं। और फिर मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।